चलिए, तो अब हम पार्ट सी में बात करेंगे। ठीक, 9th नंबर का क्वेश्चन है। 9th नंबर के क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं इसके अंदर। अब देखिए 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट बोल रहा है कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज, फर्स्ट नंबर की बात हो रही है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात कर रहा है, 20 सेंटीमीटर है। और ये किसकी बात कर रहा है? कॉन्केव मिरर की। तो आप सभी को पता है जो कॉन्केव मिरर होता है वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इस साइड होता है, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा होगा? नेगेटिव होगा। ध्यान देना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। बोल रहा है कि इट्स फोकल लेंथ विल बी, इसकी फोकल लेंथ क्या होगी? हम सबको पता है कि F इक्वस टू होता है R/2। तो R की वैल्यू रखेंगे -20, मतलब -20/2, यानी ये आ जाएगा -10 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो अगर ऑप्शन मैच कराया जाए तो ए दिया था फर्स्ट में -20 सेंटीमीटर, जो गलत है क्योंकि -20 सेंटीमीटर तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, फिर बोल रहा है सेकेंड में -10 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही है, -10 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक, और थर्ड +40 सेंटीमीटर और +10 सेंटीमीटर फोर्थ है, जो ऑप्शन रॉन्ग है। हम बी की बात करते हैं। बी में क्या दिया गया है क्वेश्चन? बोल रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज। आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट को सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सबको पता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं सी। अब सी में देखिए क्या दिया है। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट कौन सी नहीं है। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि कौन कौन सी है, उसके बाद जो नहीं होगा उसको कट कर देंगे, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। बोल रहा है फर्स्ट की वेबर पर मीटर का स्क्वायर। तो वेबर पर मीटर का स्क्वायर ये मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है, और जब होती है तो इसके हिसाब से ये गलत है। ठीक है, बोला है कि नॉट, तो ये हो गया। सेकंड टेस्ला, तो जो टेस्ला है वो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है, इसीलिए ये भी ऑप्शन गलत है। सी बोल रहा है गॉस, तो ये आ गया गॉस, और ये मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है, ये भी गलत है। और नेक्स्ट हमसे बोल रहा है कि न्यूटन पर एम्पियर का स्क्वायर। तो न्यूटन पर एम्पियर का स्क्वायर ये यूनिट नहीं होता है। ठीक है, मतलब ये सही है। बात समझ में आ रही है? चलिए हम बात करते हैं इसमें डी वाले क्वेश्चन की, कि डी वाला क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखिए बोल रहा है कि डायनामो कन्वर्ट्स, जो डायनामो होता है, डायनामो को ही अपन जनरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप पहले ही समझ लीजिए कि जो डायनामो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जनरेटर जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसमें ऑप्शन केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें बोल रहा है कि डायनामो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन की अगर बात करें तो ये बोल रहा है कि साउंड एनर्जी इनटू मैग्नेटिक एनर्जी। साउंड एनर्जी को डायनामो मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ये भी गलत है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल कौन सा ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन की बात करें तो ये हमसे बोल रहा है कि मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अगर फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो ये बोला कि मैकेनिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है डायनामो, ये भी बात गलत है, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो ये बात ध्यान आप रखिएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें मोटर की कि मोटर क्या करता है, तो आप अगर क्वेश्चन अगर बाय द वे आ जाता है तो आप ये बता दीजिएगा कि जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है, मोटर जो होता है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जो मोटर होता है इलेक्ट्रिक मोटर वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे 10th के फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन की। ठीक है, 10th में भी अपने को 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और तीनों को बारी बारी से अपन करते हैं। पहले 10th में फर्स्ट क्वेश्चन देखें क्या दिया गया है। तो देखिए क्या दिया गया है। बोल रहा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर एंड ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर।
बोल रहा है कि कॉनकेव मिरर है और दूसरा हमारा दिया गया है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ये दो मिरर की बात कर रहा है। हमसे ये बोल रहा है कि दोनों के थ्रू हमें वर्चुअल इमेज मिल रही है। इमेज कैसी मिल रही है? वर्चुअल इमेज मिल रही है। तो दोनों को डिफरेंशिएट करिए। तो देखिए, अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें तो कॉनकेव मिरर आपका कुछ ऐसा होता है, कॉन्वेक्स मिरर आपका कुछ ऐसा होता है। ठीक है, इसमें अंदर में पॉलिश की गई होती है, इसमें बाहर। अगर वर्चुअल इमेज की बात करें तो कॉनकेव मिरर के द्वारा जो वर्चुअल इमेज बनती है वो तब बनती है जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि इसको बोल देंगे सेंटर ऑफ ये बोलेंगे सेंटर। ठीक है, तो F और ये पोल और F के बीच में, ये पोल है आपका, पोल और F के बीच में अगर आपका ऑब्जेक्ट होता है तो आपकी जो इमेज होती है वो वर्चुअल बनती है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू बनी हुई वर्चुअल इमेज की, तो आप ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख दो, ऑब्जेक्ट को इसके पोल और इनफाइनाइट के बीच में कहीं पर भी रख दो, आपकी इमेज हमेशा वर्चुअल ही बनेगी। ठीक है, मतलब इसी साइड बनेगी। तो आप बोलेंगे सबसे पहली बात कि कॉनकेव मिरर में जो ऑब्जेक्ट होगा F और P के बीच में होगा। ठीक है, तो आपकी वर्चुअल इमेज बनेगी। अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर में आपकी जो ऑब्जेक्ट है आपका, वो पोल और इनफाइनाइट के बीच में कहीं पर भी रख दीजिए, आपकी इमेज वर्चुअल ही बनेगी। ठीक है, और एक बात इसमें है, ध्यान से देखिए कि जो आपकी वर्चुअल इमेज, अच्छा वर्चुअल इमेज की बात है तो दोनों क्या होते हैं? सीधा ही बनेगा। ठीक है, दोनों में ही सीधा बनेगा। वर्चुअल इमेज इसमें इस साइड बनेगा और इसमें भी वर्चुअल इमेज इसी साइड बनेगा। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंट है इनमें, आप इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे 10th में सेकेंड क्वेश्चन की, कि सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। सेकेंड यानी बी नंबर के क्वेश्चन, इसको अच्छे से देखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बोल हमसे ये रहा कि सो डायग्रामेटिकली हाउ टू कन्वर्जिंग लेंसेज शुड बी अरेंज्ड सो दैट पैरेलल बीम्स बिकम पैरेलल आफ्टर पासिंग थ्रू टू लेंसेज। मतलब दो लेंस को किस तरीके से अरेंज किया जाए कि पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रेज आ रही है, आने के बाद लेंस से टकरा रही है, लेंस से पास हो रही है, पास होने के बाद आप दूसरे वाले लेंस को कहाँ पर रखेंगे कि जो रेज है वो फिर से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से देखिएगा। एक तो हम ये बना लेते हैं लेंस। ठीक है, हमारा लेंस कौन सा था इसमें? हमारा लेंस था कन्वर्जिंग, और हम जानते हैं कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस को ही हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। कॉन्वेक्स लेंस को ही कन्वर्जिंग लेंस बोला जाता है। तो ये हो गया दूसरा लेंस आपका, ये हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसकी बात करें तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रेज आती है और लेंस से पास होने के बाद वो फोकस से ही होके गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? फोकस से। लेकिन कौन से फोकस से? सेकेंड फोकस से। तो ये हो गया F2 और ये इसका हो गया F1। ठीक है, ये लेंस फर्स्ट है। अब लेंस सेकेंड की बात करते हैं। आपको अगर याद हो कि अगर किसी लेंस के फोकस से कोई रेज आ रही है तो वो अगर लेंस से पास होगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। अगर आपको ध्यान हो तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो समझिए, यहाँ पे हम अब जानते हैं कि ये है, तो अगर इसका ये फोकस बन गया, यानी कि अगर ये L2 का F1 बन जाए, L2 का क्या बन जाए? F1, तो यहाँ से जो रेज ऐसे जाएगी और लेंस से टकराएगी ऐसे, तो लेंस से टकराने के बाद जब पास होगी ना, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका डायग्राम है और ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी कि इसके सी क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या दिया गया है? बोल रहा है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन द गिवन सर्किट। तो अपने को सी में एक सर्किट दिया गया है,
ये हमारा A है, ये B है, और ये हमारा 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ये दिया गया है। अब हमसे पूछ रहा है इक्विवेलेंट। आप ये देखिए, ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंस किस में है? सीरीज में। किस में है? सीरीज में। तो इनको आप मान लो R1। तो R1 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 1 + 2 + 3 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 32516, ये आ गया हमारा 6 ओम के बराबर। बात समझ में आ रही है? तो नीचे वाला जो है वो 6 ओम के बराबर आ गया है। इसी का दूसरा फोटो बनाएंगे फिर से, और ये देखेंगे कि एक तो रेजिस्टेंस ऊपर है और एक रेजिस्टेंस आपका नीचे है, ये कुछ इस तरीके से। तो ये आपका रेजिस्टेंस 3 ओम का है, जबकि ये 6 ओम का है। ये हमारा A था, ये B था। एक्चुअल में A यहाँ और B यहाँ है, आप यहाँ भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए, ये दोनों किस में है? पैरेलली कंबाइंड है। अगर पैरेलली कंबाइंड है तो हम लिखेंगे 1/RAB, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/R1। R1 की वैल्यू आप 3 ले लीजिए, तो 1/3 + 1/R2, और R2 की वैल्यू कितनी? 6, तो यहाँ रख लीजिए 6। अब एलसीएम आप लीजिए, कितना आएगा? 6, 3 × 2 = 6, तो 3 3 × 2 = 6, तो 2 × 1 = 2, ये आएगा, प्लस 6 × 1 = 6, तो 1 × 1 = 1, ये आ गया 3/6, तो ये आ गया 1/2। अगर 3 से इसको कट करेंगे तो 1/2 आएगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि 1/RAB की जो वैल्यू आ रही है 1/2 आ रही है। तो यानी कि 1/RAB इज इक्वल्स टू, अगर आ रहा है 1/2, तो अगर इसको पलट दें तो RAB बनेगा, और RAB की वैल्यू आ जाएगी 2 ओम के बराबर, और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो अगर ये ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से करिएगा, आपका बिल्कुल मतलब जो भी मार्क्स होगा वो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, कोशिश करिएगा कि आप 2 फोटो बनाएं और दोनों को बारी बारी से अच्छे से इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 11th में भी अपने को 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, और दोनों में फिर पार्ट्स अलग अलग दिए गए हैं, उनको भी अपन देखेंगे। चलिए 11th की बात करते हैं। 11th में A, देखिए क्या दिया गया है कि अ 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर at a distance of 20 centimeter from it. Find the nature, position and the size of the image. Draw ray diagram also. ठीक है, हमसे ये बोल रहा है। अब समझिएगा, यहाँ पे दिया गया है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट HO लिख देंगे, ये 5 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कॉन्वेक्स लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो U की वैल्यू जो है वो 20 सेंटीमीटर है, अभी हम साइन देखेंगे, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है कि जो इस लेंस की फोकल लेंथ है वो 40 सेंटीमीटर के बराबर है, ऐसा कुछ दे रहा है, ठीक है। हमसे पूछ रहा है कि जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, उसका नेचर क्या होगा, साइज़ क्या होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में हमसे डिस्कस कर रहा है, ठीक है। चलिए अब समझिए। और हम लेंस की बात करें तो हमको लेंस दिया था यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस तरीके से है। अगर आपको याद हो तो इसमें कॉन्वेक्स लेंस का जो मेन फोकस लेंस होता है, फोकस होता है वो इस साइड होता है, मतलब राइट साइड, ठीक है। तो ये आपका मेन फोकस हो गया, और जब मेन फोकस हो गया तो ये प्लस में ही रहेगा, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट हम हमेशा किधर रखते हैं, इधर की तरफ। तो आपका ये ऑब्जेक्ट रहा, यहाँ से आपका ये 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, तो इससे इधर जाएंगे तो आपको निगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम निकालते हैं यहाँ से V की वैल्यू, यानी पोजीशन ऑफ इमेज। तो आप लिखेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ऐसा कुछ लिखेंगे, बिल्कुल। तो 1/f इज इक्वल टू आ जाएगा 1/v, और v की वैल्यू कितनी है पता नहीं। अच्छा, लेकिन हमसे v पूछा है ना, तो हम चाहें तो इसको इधर कर दें, तो 1/v इज इक्वल्स टू, अब देखिए इसको इधर लेके आएंगे, आप समझ लीजिएगा कि इसको यहीं हमने रहने दिया, इसको इधर लेके आए तो इधर रख लीजिए,
1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन यू ये आ गया, ठीक है। तो 1 अपॉन वी इज इक्वल्स टू, अब 1 अपॉन एफ, और एफ की वैल्यू कितनी है 40, तो 1 अपॉन 40 ये रखेंगे, फिर प्लस में 1 अपॉन यू, और यू की वैल्यू कितनी है -20। तो देखो ये तो ठीक है, आपको एक बात पता है कि प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस, तो आप रखेंगे 1 अपॉन वी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 40 माइनस 1 अपॉन 20, ऐसा कुछ। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या आएगा 40, तो 40 1 ज़ा 40, या सॉरी, तो 1 इंटू 1 इज़ 1 माइनस 20 2 ज़ा 40, तो 2 1 ज़ा 2, तो ये आएगा, देखो 1 में से 2 घटाएंगे तो -1 अपॉन 40 ये आ गया, और ये किसकी वैल्यू आई 1 अपॉन वी की। तो देखिए इसको जब पलटेंगे आप तो v की वैल्यू क्या आएगी 1 अपॉन 40 आएगा, सॉरी 40 आएगा, वो भी माइनस में, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो आपने ऑब्जेक्ट को रखा है, अब समझिएगा, फोकस इसका यहाँ रहा होगा, क्योंकि फोकल लेंथ कितनी है 40, तो यहाँ से ये फोकल लेंथ आपका 40 पे है, ठीक है। मतलब कि आपका जो फोकस दूरी है यानी फोकस है वो यहाँ से 40 पे है, और जो आपने ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ से ये 20 सेंटीमीटर पे है, ठीक है। ये डायग्राम हम बना रहे हैं 20 सेंटीमीटर पर है। हमसे ये बोल रहा है ना कि जो ऑब्जेक्ट है वो -40 पे बन रहा है, मतलब इधर बन रहा है, ठीक है, और -40 का मतलब इसी पे बनेगा, तो जो आपका डायग्राम बनेगा कुछ ऐसा, ठीक है। और ये कहाँ से पास होगा फिर फोकस से, इस तरीके से। दूसरा हम पास करा देते हैं यहीं से, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं कि जो अगर इसका फोकस ये है तो एक हम चाहें तो यहाँ से पास करा दें ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करा देते हैं यहाँ से तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मुंह ऐसे चौड़ा हो जाएगा, ऐसे इस तरीके से हो जाएगा, तो जो आपकी इमेज बनेगी वो आपकी इमेज कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है, इस तरीके से बनेगी। इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं, इसको आगे बढ़ा लेते हैं, ये आपकी इमेज बनेगी, ठीक है। तो जो इसका रे डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ये समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये रे डायग्राम आ गया। अब बात हो रही है, अच्छा पोजीशन तो हमने बता दिया कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी। यहाँ हम अगर ऑप्टिकल सेंटर से बात करें तो इससे ये 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बनेगा, ठीक है। चलिए अगर साइज़ की बात करें तो साइज़ कैसे निकालेंगे, हम साइज़ निकालेंगे h, पहली बात तो मैग्नीफिकेशन निकाल देते हैं, ठीक है। m इज इक्वल्स टू, यहाँ पे v अपॉन यू फॉर्मूला होता है, लेंस में v अपॉन यू और मिरर में -v अपॉन यू ये होता है, ठीक है। तो v की वैल्यू कितनी आ गई है, v की वैल्यू आ गई है -40, तो -40 अपॉन में u की वैल्यू कितनी है -20 ये आ गया है, माइनस से माइनस गया, इतना आ गया 2, ठीक है। यानी कि m की वैल्यू 2 आई है, और आपको ये भी पता है कि m इज इक्वल्स टू होता है HI अपॉन HO, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है मैग्नीफिकेशन। और हमने अभी देखा कि m की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 रखिए, HI और HO की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, आप यहाँ पे 5 रख दीजिए। तो अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो HI की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर के बराबर। तो हाइट ऑफ इमेज जो है वो आपकी 10 सेंटीमीटर के बराबर आई है। कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं, अच्छे से इसे समझ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए बात करें नेचर के बारे में, तो पहले तो हम बोलेंगे कि नेचर जो होगा इस इमेज का ये वर्चुअल होगा, ठीक है। वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और लार्ज भी होगा। कैसा होगा, लार्ज, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा था, इसे ध्यान रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में आता है, आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। ट्वेल्थ नंबर का क्वेश्चन देखिए, सॉरी 11th में ही बी देखिए। बी क्या है, बी में हमसे बोल रहा है कि कैलकुलेट द कंज्यूम इलेक्ट्रिक एनर्जी इन जूल इफ द इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ पावर 5 HP हॉर्स पावर दिया है इज यूज्ड फॉर 1 वीक एट द रेट ऑफ 5 आवर पर डे, ठीक है। हमसे ये बोल रहा है कि कैलकुलेट कंज्यूम इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो देखिए कंज्यूम इलेक्ट्रिक एनर्जी को जो हम नंबर ऑफ यूनिट भी बोलते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट इज इक्वल्स टू
इलेक्ट्रिक एनर्जी, या इसी को बोल देते हैं कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी, हम ये भी बोल देते हैं, ठीक है, ये बोल सकते हैं। अब समझिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसका जो पावर है वो 5 HP दिया है, मतलब 5 HP, 5 हॉर्स पावर। अब देखिए 1 HP की जो वैल्यू होती है, अगर आपको ध्यान हो, ये 746 वाट के बराबर होती है, ठीक है, ये होता है, बात ध्यान है। 1 HP जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। अच्छा, अगर हम बात करें अब कि नंबर ऑफ यूनिट या कंज्यूम इलेक्ट्रिक एनर्जी की, तो आपने फॉर्मूला देखा है, ये होता था किलो वाट। अगर आपने वाट में पावर ले रखा है तो वाट इंटू आवर इंटू नंबर ऑफ डेज अपॉन 1000 होता था, ठीक है, ऐसा होता था। तो अगर वाट की बात करें तो कितने वाट दिया है। अच्छा, 1 HP इज इक्वल टू 746, तो 5 HP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 746 इंटू 5 वाट के बराबर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करें 746 इंटू 5 इंटू, अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन रीड करिए क्या बोल रहा था। यह हमसे ये बोल रहा है कि 5 आवर पर डे, मतलब 5 घंटे पर डे यूज़ किया जाता है, तो ये हो गया नंबर ऑफ आवर। अब कितने दिनों तक किया जाता है, ये बोल रहा है कि 1 वीक, तो 1 वीक का मतलब कितना, 7 डेज अपॉन में 1000, ठीक है, तो इतना जूल लिख देंगे और यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा नहीं, ये तो आपका आ गया नंबर ऑफ यूनिट, ठीक है, मतलब 1 यूनिट आ गई है। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, हमसे क्या बोला था जूल में, तो अगर इसको देखा जाए कि वॉट आवर और ये सारी चीज़ें, अच्छा चलिए एक काम अपन यहाँ पे ये करते हैं कि आपने ये नंबर ऑफ यूनिट निकाल लिया, अब चाहें तो इसको हम जूल में कन्वर्ट करें, और जूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब ये देखिए हमसे नंबर ऑफ यूनिट नहीं पूछा, हमसे पूछा है कंज्यूम इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें कि कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो देखिए जो हमारा वॉट है वॉट में ही रहेगा, किलो वॉट में इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, ठीक है, और जो आवर है उस आवर को हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, आवर को किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए आपको पता होगा कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट इंटू, अब कन्वर्ट हो गया 60 सेकेंड में, यानी 3600 ये सेकेंड के बराबर होता है। जो 1 घंटा होता है वो 3600 सेकेंड के बराबर होता है, ठीक है, इतना। अब देखिए वॉट की बात करें तो कितने वॉट का है, 746 इंटू 5 ये है, और बोल रहा है हमसे कि पर डे यहाँ पे यूज़ हो रहा है 5 आवर, कितने आवर, 5 आवर पर डे, तो 5 आवर था। अगर इसको सेकेंड में कन्वर्ट किया जाए तो 3600 इतना सेकेंड आ जाएगा, ठीक है, और कितने दिन तक, 7 डेज तक। तो इतने जूल एनर्जी कंज्यूम होगी कितने दिन में, 7 डेज में। तो देखिए जब आपसे कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में पूछे तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है, कोई डाउट नहीं, आप आसानी से बैठ के घर पे खूब मल्टीप्लाई करिएगा और इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे, इसी में एक और बेहतर क्वेश्चन है, और ये हम देख रहे थे 11th का बी, ठीक है। अब हम बात करेंगे, इसमें और करके भी दिया है उस क्वेश्चन के बारे में भी, बी में ही और दिया है, इसको देख लेते हैं। क्या बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 60 वाट इज कनेक्टेड with an electric main of 220 वोल्ट, कैलकुलेट। बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक, और इस बल्ब को, ये कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है, इस बल्ब को क्या किया जाता है, ऐसे एक 220 वोल्ट के मेन से इसको कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। हमसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द बल्ब, ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, कि कितना करंट पास होगा। तो देखिए अगर हम करंट की बात करें और इसका रेजिस्टेंस, सॉरी ये पावर दिया है, ये कितने वाट का है, 60 वाट का है, मतलब ये हमको पावर दिया है, ठीक है,
और कुछ दिया है, रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर जब आप पढ़ेंगे तो नॉर्मली ये जनरली बात कर रहा है, जो हमारे घरों में बल्ब आता है ना उसके ऊपर 220 वोल्ट लिखा होता है, ठीक है। पावर को हम चेंज कर सकते हैं, जैसे पावर में क्या लिखा होता है, आपने देखा अपने घर में 0 वाट के भी बल्ब होते हैं, 20 वाट के, 10 वाट के, 5 वाट के, 9 वाट के, ऐसे बल्ब होते हैं। लेकिन अगर उन पे एक चीज़ देखेंगे वो सब पे कॉमन रहेगा, और वो क्या है, वोल्टेज, ठीक है। पावर अलग अलग दिया होगा, जो रेटेड पावर होगा वो अलग अलग, लेकिन अगर वोल्टेज की बात करेंगे तो हर किसी पे 220 वोल्ट ही दिया है। तो यानी कि हम बोलें कि इसके बल्ब के ऊपर कितना वोल्टेज लिखा होगा, 220 वोल्ट लिखा होगा, ठीक है। ये आपका पावर है और ये आपका वोल्टेज है। अब देखिए बात ये है कि अगर रजिस्टेंस हम निकाल दें तब तो हम बता पाएंगे ना कि इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें पावर की तो P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R, ये होता है, ठीक है। अगर हमें वोल्टेज दिया है और पावर दिया है तो हम रेजिस्टेंस यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो R इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई P, तो R इज इक्वल्स टू V स्क्वायर। हम अभी इसकी बात नहीं करेंगे, हम केवल इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो V के प्लेस पे क्या है 220, तो रखें 220 इंटू 220, ठीक है। V का स्क्वायर है ना, तो 220 इंटू 220 अपॉन P की वैल्यू कितनी है 60, ये हमारा रेजिस्टेंस आ गया है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा था, हमसे बोल रहा था कि इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द बल्ब, इस बल्ब से कितना करंट पास होगा। अब बात यह है कि अगर 220 वोल्ट की बैटरी से जोड़ रहे हैं तो अब इन दोनों को रिलेट करेंगे, और हमें पता है कि I इज इक्वल्स टू होता है V अपॉन R, ये होता है I इक्वल्स टू V अपॉन R। अगर V की बात करें तो V कितना दिया है 220 वोल्ट, R की बात करें तो R की वैल्यू ये है 220 इंटू 220 अपॉन में हम 60 लिखेंगे, ठीक है। लेकिन ये 60 ऊपर चला जाएगा, तो जब ऊपर चला जाएगा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इंटू 60। अब देखिए 220 से 220 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब अगर बात करें तो 2 3 जा 6 और 2 11 जा 22, I की वैल्यू आ गई है 3/11 एम्पियर के बराबर, और यही इसका आंसर होगा, ठीक है। अगर हम बात करें, इसमें दो क्वेश्चन पूछा था हमसे, एक तो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब पूछा था, तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये है कि रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब जो होगा वो इतने ओम के बराबर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा था कि इस बल्ब से कितना करंट पास होगा, तो 3/11 एम्पियर के बराबर करंट पास होगा। डाउट है कोई डाउट नहीं है, इसको कॉपी करिए। चलिए तो अब हम बात करते हैं 12th नंबर के क्वेश्चन की, क्या दिया गया है। देखिए इसमें दो क्वेश्चन हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक मोटर एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर, डिस्क्राइब द वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ठीक है। अच्छा ये 7 मार्क्स का है, इसीलिए ये क्वेश्चन अच्छे से करिएगा। अच्छा इसमें से ये वाला जो क्वेश्चन फर्स्ट था जो अभी हमने रीड किया, ये आपका अलग से सेपरेट एक लेक्चर बनेगा, उस लेक्चर के अंदर आप इसे देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। इसमें और करके 12th वाले में ही और करके क्वेश्चन दिया, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या दिया गया है, बोला है कि इन अ हाउस 5 बल्ब ईच 220 एंड 40 वॉट आर बीइंग यूज्ड। बोला है कि दे आर ऑपरेट 5 आवर पर डे फॉर अ पीरियड ऑफ 30 डेज इफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कॉस्ट 4 पर यूनिट, मतलब 4 रुपये पर यूनिट, देन फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब कॉम्बिनेशन। यहाँ पे आगे बोल रहा है कि नंबर ऑफ कंज्यूम्ड यूनिट, नेक्स्ट बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ कंज्यूम इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। अच्छा इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन कि देखिए मेंशन नहीं किया है, इसने मेंशन नहीं किया है, और जब मेंशन नहीं किया है कि पैरेलल की सीरीज़ में, तो आप हमेशा मान के चलेंगे कि पैरेलल, क्योंकि हमारे घरों का जो वायरिंग होता है, घरों की जो वायरिंग होती है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन ही होता है, तो जो बल्ब है वो भी तो पैरेलल ही कंबाइन हो गया ना, बात समझ में आ रही है। चलिए अब समझिएगा, यहाँ बोल गया है कि 5 बल्ब हैं, ठीक है। अगर 5 बल्ब हैं तो हम किसी एक बल्ब की बात कर लेते हैं, ये बल्ब है और पांचों सिमिलर टाइप्स के हैं, ठीक है। और हर किसी पे लिखा है 220 वोल्ट, और यहाँ पे लिखा है 40 वॉट, ये लिखा गया हर किसी बल्ब के ऊपर, ठीक है। अब देखिए इसको 5 घंटा पर डे जलाया जाता है, पांचों बल्ब को 5 आवर,
पर डे, ठीक है। तो ये हमारा टाइम है और बोल रहा है कि ये 30 डेज तक कार्यक्रम चलता है। कितने दिन तक? 30 डेज तक कार्यक्रम चलता है। और बोल रहा है इसके बाद कि जो यूनिट है पर यूनिट, वो पर यूनिट जो है वो 5 रुपये, सॉरी पर यूनिट जो आपका चार्ज है वो 4 रुपये है, ठीक है। ये पर यूनिट है। अब हमसे क्या बोल रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए। तो पहले इसका रेजिस्टेंस निकाल लें। अभी हमने देखा था कि P = V²/R होता है। केवल और केवल बल्ब का क्वेश्चन आता है तो इसी की हेल्प से हम रेजिस्टेंस निकाल पाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस की, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी? V²/P, मतलब इसको यहाँ भेजिए, इसको यहाँ भेजिए, तो ये आ जाएगा R = V²/P। V की वैल्यू कितनी दे रखी है? 220 × 220, ऐसा। P की वैल्यू कितनी है? 40 वॉट, कुछ ऐसा दिया गया है, ठीक है। अब समझिएगा, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब इससे करें तो 2 × 2 = 4, 2 11, फिर 2 11, ऐसा। तो 11 का 11 में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 441, और ये एक 0 दिया है तो इतना ओम आ गया, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस बल्ब का है वो 4410 ओम के बराबर होगा, ठीक है। ये किसी एक बल्ब की बात कर रहा है, ऐसे 5 बल्ब हैं। तो हमको पता है, अगर मान लें कि सभी का रेजिस्टेंस तो इक्वल है, तो R1 = R2 = R3 = R4 = R5 हम R मान लें, और इस R की वैल्यू किसके बराबर है? R की वैल्यू है 4410 ओम के बराबर। तो अगर पांचों के पांचों रेजिस्टेंस बराबर हैं और ये सभी के सभी पैरेलली कंबाइंड हैं, तो हम लिखेंगे 1/R इक्विवेलेंट = 1/R। R1 के प्लेस पे ये, R2 के प्लेस पे 1/R, R3 के प्लेस पे 1/R, R4 के प्लेस पे 1/R, और R5 के प्लेस पे 1/R। तो 1/R 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 और 1/R, ये 5/R के बराबर हो जाएगा। तो 1/R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी वो 5/R आएगी, यानी R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी, इसको जब पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा, ये आ जाएगा R/5, ठीक है, ये आएगा। अब देखिए R इक्विवेलेंट की वैल्यू की बात कर रहे थे, तो R इक्विवेलेंट बराबर, R की वैल्यू कितनी है? R की वैल्यू है 4410 अपॉन में 5, ये आएगा। अब देखिए 5 8 × 40, 5 8 × 40 और 5 2 × 10, यह आएगा। जब इसको काटेंगे तो ये आएगा, ठीक है। तो 882 ओम के बराबर आ गया। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये आ गया। हमसे बोल रहा है कि नंबर ऑफ कंज्यूम्ड यूनिट। अब हमसे दूसरा पूछ रहा है कि नंबर ऑफ यूनिट बताइए कितना होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें और हमको दिया गया था, 220 वोल्ट 40 ये सब। हाँ जी। अब देखिए पावर कंजप्शन की बात करें तो अब पावर की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखिए इतना तो ये दिया है। अगर घरों का वोल्टेज भी देखा जाए तो हमारे घरों का वोल्टेज कितना होता है? 220 वोल्ट होता है, ठीक है। घरों का वोल्टेज कितना होता है? 220 वोल्ट होता है। अब हम ज़रा पावर निकाल लें तो कि पावर कितना होगा। ये हमारा R इक्विवेलेंट आया है, ठीक है। अब पावर कितना कंज्यूम होगा उसकी बात कर लें तो P = V²/R इक्विवेलेंट। देखिए यही फॉर्मूला हमको 2 बार अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन चीज़ों को आप समझिएगा कि कैसे किया जा रहा है। P = अब V की वैल्यू की बात करें तो जो हमारे घर का वोल्टेज होता है वो 220 वोल्ट होता है, ठीक है। तो हम रख देंगे 220 वोल्ट × 220 वोल्ट अपॉन में R इक्विवेलेंट की वैल्यू आपकी आई है 882 के बराबर, ठीक है। तो ये आपका आया है। अब इसको कट करें तो देखिए इसको कट किया जाएगा 2 से, 2 1 कम 2 1 कम 2, तो 2 चौक को 8 और 2 चौक को 8 और 2 1 कम 2, ठीक है। अच्छा 11 दहाँ पे 110 और 11 का 11 में तो ये 11 ग्राम 441, ठीक है। अब 11 से कट करेंगे तो 11 दूनी 22, ये 20 आ गया। बात समझ में आ रही है? तो ये आपका आया 20 दहाँ पे 200, तो ये आ गया 200 वॉट के बराबर। तो ओवरऑल जो आपका पावर कंज्यूम होगा वो 200 वॉट कंज्यूम करेंगे ये पांचों बल्ब मिलके, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें कि हमसे पूछा था नंबर ऑफ यूनिट के बारे में, ठीक है।
तो सारी चीज़ें ऊपर ध्यान रखिएगा। हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ यूनिट। तो जो 5 बल्ब हैं इनका पावर कितना है 200 वाट। तो वाट को हम किलो वाट में कन्वर्ट करते हैं, आप हमेशा ध्यान रखिए, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इनटू आवर, तो पर डे कितना यूज़ हो रहा है 5 घंटे। टाइम कितना दिया था हमको 5 आवर, तो ये 5 घंटे पर डे, कितने दिन तक 30 दिन तक, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ये तो आ गया। देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10 3 30, तो 30 दिन में ये 30 यूनिट पावर कंज्यूम करेंगे। मतलब ये जो पांचों बल्ब हैं, ये पांचों बल्ब 30 दिन में 30 यूनिट पावर कंज्यूम करेंगे। अब हमसे देखो ये नंबर ऑफ यूनिट आ गया 30 यूनिट। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये था, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये था, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर ये था, थर्ड क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि कितनी कॉस्ट पड़ेगी, कॉस्ट कितनी होगी। तो देखिए हमने देख रहे हैं कि एक यूनिट का जो पैसा पड़ रहा है वो 4 रुपये है, ठीक है। एक यूनिट का 4 रुपये है, तो 30 यूनिट का कितने रुपए होगा। तो जो 30 यूनिट का होगा वो 4 गुणे 30, यानी ये आएगा 120 रुपये, ठीक है। तो 120 रुपये होगा और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। तो पेपर आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। और इसमें आपका एक पार्ट और है, उस पार्ट के बारे में आपके दूसरे सर बात करेंगे, ठीक है। तो आप इन पार्ट्स को अच्छे से देखिएगा, मतलब सारा आपको वीडियो लेक्चर ही अच्छे से देखना है। और मिलते हैं फिर नए लेक्चर में एक नए सैम्पल पेपर के साथ, ठीक है। तो थैंक यू।